वेलकम बच्चों। आज आप पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फोटोसिंथेसिस का अगर डिफिनेशन आप देखें तो डिफिनेशन में कहा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे के हरे भाग सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करते और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते और जल के माध्यम से जल को ग्रहण करके जड़ के माध्यम से क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब क्रिया कराई जाती है तो पौधे अपने भोजन रूपी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं तथा बाई प्रोडक्ट के रूप में उपजात पदार्थ के रूप में ऑक्सीजन निकालते हैं। वही ऑक्सीजन हम सभी जंतु अपने श्वसन में यूटिलाइज करते हैं। इस प्रकार से ये जो फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब होता है प्रकाश, सिंथेसिस मतलब एकत्रण करना, जिसको आप कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। अगर इसकी डिफिनीशन पुनः आप देखें तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे के हरे भाग, प्रकाश संश्लेषण वही पौधे करेंगे जिनकी पत्तियां हरी होंगी और पत्तियों का जो हरा रंग है क्लोरोफिल ए की उपस्थिति के कारण होता है और क्लोरोफिल ए का जो फार्मूला होता है C55H72O5N4Mg, क्योंकि जो क्लोरोफिल का जो मेन फंक्शन होता है, मुख्य कार्य होता है, वह लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। यह क्लोरोफिल प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तब्दील करने का काम करते हैं, जबकि जंतुओं में यह गुण नहीं पाया जाता, कारण कि जंतुओं में क्लोरोफिल का अभाव होता है। तो इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे के हरे भाग सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके और मृदा से जल को अवशोषित करके अपने भोजन रूपी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ उपजात पदार्थ के रूप में जो ऑक्सीजन निकालते हैं वह ऑक्सीजन हम सभी जंतु अपने श्वसन में प्रयोग में लाते हैं। और जब हम सभी जंतु जब श्वसन करते हैं तो श्वसन के दौरान जो CO2 निकलता है वह CO2 पौधे ग्रहण करते हैं अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे और जंतु एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर इसका इक्वेशन देखा जाए, समीकरण देखा जाए तो 6CO2 प्लस 12H2O, यहाँ पर सनलाइट सूर्य का प्रकाश है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब क्लोरोफिल ए के साथ क्रिया कराई जाती है तो बनता है C6H12O6, जिसको आप ग्लूकोज कहते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर 6O2 निकलता है और 6 मोल जल भी निकलता है। बच्चे ध्यान दें जरा, यहाँ पर पूछा यह जाता है कि किसके ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऑक्सीजन निकलता है या अपचयन के फलस्वरूप ऑक्सीकरण निकलता है। इसको जानने के लिए आपको ऑक्सीकरण और रिडक्शन की परिभाषा और ऑक्सीकरण निकालने का ढंग आना चाहिए। जैसे कि अभी आपके स्तर तक यह जानकारी आपको होना चाहिए कि जल के ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन का निर्माण होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से ग्लूकोज का निर्माण होता है। अगर इसका हम ऑक्सीकरण निकालें तो ऑक्सीजन का
ये -2 होता है, इसका +2 हो जाएगा, इसका 2 मोल ऑक्सीजन का, तो यहाँ पर 4, तो इसका +4 हो जाएगा। यहाँ पर -12 +12 हो जाएगा, ये 0 हो गया। और किसी भी होमो एटॉमिक का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0 होता है। तो आप समझ सकते हैं ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वह -2 से 0 हो रहा है, -2 से 0 हो रहा है, अर्थात कम से अधिक हो रहा है। अर्थात कम से अधिक होने की प्रक्रिया को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण की प्रावस्था में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, जबकि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? यह कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। और यहां पर जो कार्बन है, ग्लूकोज में पाए जाने वाला जो कार्बन है, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वह 0 हो रहा है, जिसके कारण अधिक से कम ऑक्सीकरण संख्या हो रहा है, जिसके कारण इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। तो कभी कभी यह पूछ लेता है इस अभिक्रिया के दौरान ही कि किस प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण होता है और किस प्रक्रिया के द्वारा ये ग्लूकोज का निर्माण होता है। इस परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि जल के ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से ग्लूकोज का निर्माण होता है। और सूर्य के प्रकाश में पाए जाने वाले 7 रंग होते हैं। जरा बच्चे ध्यान दें, ये 7 रंग में VIB, जिसको विबग्योर कहा जाता है, सूर्य के प्रकाश में उपस्थित 7 रंग होते हैं, जिसको वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन 7 रंगों में से प्रकाश संश्लेषण को जो सबसे अधिक दर पर प्रभावित करते हैं वह लाल रंग होता है। अर्थात लाल रंग की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक तीव्र गति से होती है, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अन्य रंगों के तरंग दैर्घ्य से सर्वाधिक होता है। इस परिस्थिति में यहाँ पर ब्लैकमैन और हिल रिएक्शन के द्वारा ये प्रकाश संश्लेषण में पाई जाने वाली जो प्रकाशिक अभिक्रिया है या अप्रकाशिक अभिक्रिया, जिसको आप लाइट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन कहते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना और स्टोमा भाग में पाए जाते हैं। यहाँ पर कभी कभी पूछ देता है कि क्लोरोफिल ए का फार्मूला, क्लोरोफिल ए का जो फार्मूला होता है C55 H72 O5 N4 Mg, जिसमें पूछा यह जाता है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है। तो आप देख करके बता सकते हैं कार्बन अधातु है, हाइड्रोजन अधातु है, ऑक्सीजन अधातु है, नाइट्रोजन अधातु है, केवल मैग्नीशियम ही है जो धातु होता है। इस प्रकार क्लोरोफिल में पाए जाने वाले जो मेटल होते हैं वह मैग्नीशियम होता है। साथ ही साथ क्लोरोफिल के कारण ही समस्त वनस्पतियों के पत्तियों का रंग हरा होता है, और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। और क्लोरोफिल का जो प्रमुख कार्य है वह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का होता है, क्योंकि संभवतः अगर यह क्लोरोफिल नहीं होता तो ये पौधे भी प्रकाश का संश्लेषण नहीं कर सकते, जैसे हम सभी जंतु प्रकाश का संश्लेषण नहीं कर सकते, ऊर्जा को हम अवशोषित नहीं कर सकते। इस प्रकार से हम अपने भोजन के लिए पौधों या अन्य दूसरे पौधे पर निर्भर रहते हैं।
क्योंकि ऊर्जा किस रूप में संश्लेषित हुई है? प्रकाश के रूप में। और आपने पढ़ा है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही ऊर्जा को आप नष्ट कर सकते हैं, बस ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। इस प्रकार से आप फिगर आप देखेंगे क्लोरोप्लास्ट का कि क्लोरोप्लास्ट में कहाँ ग्रेना पाई जाती है और कहाँ स्टोमा पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट क्या है और कहाँ पे लाइट रिएक्शन, कहाँ पे डार्क रिएक्शन होता है, उसको आप फिगर के जरिए आप देखेंगे। तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की संरचना जो बनाएंगे तो वहां पे ये मिलेगा इस तरीके से। ये जो क्लोरोप्लास्ट टू मेम्ब्रेन होता है जिसमें आउटर लेयर और इनर लेयर पाए जाते हैं। इसमें सिक्कों की गड्डी के समान पाए जाने वाली जो संरचना होती है इसी को हम ग्रेनम कहते हैं, इसी को हम ग्रेनम कहते हैं, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। और ये जो भाग जो बना रहे हैं ये, इसको हम स्टोमा कहते हैं, जिसको हिंदी में पीठिका कहते हैं। इस प्रकार से यदि क्लोरोप्लास्ट के फिगर को अगर बनाया जाए तो इसमें आप देखेंगे ये आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और ये है आपका ग्रेनम, और ये है आपका स्टोमा। इसी ग्रेनम भाग में आपकी प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया होती है जिसको आप लाइट रिएक्शन कहते हैं, लाइट रिएक्शन जिसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया। स्टोमा में डार्क रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन। तो इस प्रकार से लाइट रिएक्शन को आप हिल रिएक्शन के नाम से जानते हैं, जबकि डार्क रिएक्शन को ब्लैकमैन रिएक्शन के नाम से जान सकते हैं। इस परिस्थिति में ये क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत पाए जाने वाला जो सिक्कों की गड्डी की भांति प्रतीत होता है उसको ही हम ग्रेनम या ग्रेना कहते हैं, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। और जो डॉटेड स्ट्रक्चर जो दिखाया गया है इसी को आप स्टोमा या पीठिका कहते हैं, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। अप्रकाशिक अभिक्रिया का मतलब जब पौधे को प्रकाश नहीं मिल पाता, अर्थात रात्रि के समय, और जब सूर्य पौधे को सूर्य का प्रकाश मिलता है तो उसको आप लाइट रिएक्शन कहते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन के समय सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक के बीच में होती है, जबकि श्वसन की क्रिया 24 आवर्स होती है जंतुओं में, और पौधों में केवल सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले तक होता है। तो कभी कभी यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण
और रिस्पायरेशन की दर का अनुपात क्या होगा? तो विकल्प में दिया जाता है, क्वेश्चन विकल्प में दिया जाता है 1:1, दूसरे विकल्प में दिया जाता है 2:1, तीसरे विकल्प में दिया जाता है 1:2 और चौथे विकल्प में दिया जाता है 1:4। इसको आप देख करके आप बता सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण और इंस्पायरेशन की दर का अनुपात क्या होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन के समय सूर्योदय होने के पश्चात और सूर्यास्त के पहले तक केवल 12 घंटे ही होती है। उस 12 घंटे में 24 घंटे में खपत होने वाली ऑक्सीजन को पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन को निकालना है, जबकि श्वसन की क्रिया 24 आवर 24 घंटे होती है, जैसे हम सभी जंतु में। तो आपको यह बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दर या श्वसन की क्रिया की दर किसकी सर्वाधिक होती है, उसका अनुपात क्या है। तो आप समझ सकते हैं कि यदि दो मनुष्य हैं, एक जो है किसी काम को 12 घंटे में कर देता है और दूसरा व्यक्ति उसी काम को 24 घंटे में करता है उतने ही बराबर, तो काम करने की जो क्षमता है वह पहले की अच्छी मानी जाएगी ना, कि 24 घंटे में जो काम एक व्यक्ति करता है उस काम को कोई 12 घंटे में ही कंप्लीट कर देता है, तो उसका जो अनुपात होगा वह क्या हो जाता है 2:1, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया दर होगी वह श्वसन की क्रिया दर से क्या हो जाएगी, 2 गुनी होगी कि नहीं होगी। इस परिस्थिति में इनका जो अनुपात यह हो जाएगा। कभी कभी पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण में जो सूर्य का प्रकाश प्रयुक्त होता है, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी के लिए, वह कितना % लाइट को यूज किया जाता है प्रकाश संश्लेषण में। इस परिस्थिति को जानने के लिए आपको फिगर के दौरान आपको बताया जाएगा कि कितनी % लाइट को पौधे एब्जॉर्ब करते हैं और कितनी % लाइट को वे पौधे अपने प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग में लाते हैं। इस कंडीशन को आप एक फिगर के माध्यम से देखेंगे, जो फिगर इस प्रकार का है। इसका फिगर आप देखें, जैसे ये कोई पत्ती है, इस पत्ती पर ये 100% सूर्य का प्रकाश सनलाइट पड़ता है, और ये सूर्य का प्रकाश जो ही 100% पत्तियों पर पड़ता है, उसमें से 10 to 15% लाइट रिफ्लेक्टेड हो जाती है। रिफ्लेक्ट मतलब परावर्तित प्रकाश। %100 लाइट में से 10 से 15% लाइट क्या हो जाएगी,
पत्तियों पर पड़ते ही तुरंत वापस मुड़ जाती है और 5 से 10% 5 से 10% लाइट ट्रांसमिट हो जाती है। अर्थात पारगमित प्रकाश 100 में से 15% लाइट तो परावर्तित हो गई, 5% लाइट लगभग करीब क्या हो गया, आर पार निकल गया पत्तियों के। जैसे पत्ती ये है, ऊपर से लाइट पड़ी, 10 से 15% लाइट क्या हो गई, वापस मुड़ गई और 5% जो है पत्तियों के आर पार चली गई। शेष जो बची है वह 80% लाइट, पत्तियों ने 80% लाइट को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, जिसको आप कहते हैं अवशोषित प्रकाश। 100% में से 80% लाइट को पत्तियों ने अवशोषित किया और 15% लाइट जो होते परावर्तित हो गई, 5% लाइट आर पार निकल गई। लेकिन इनमें से कितने परसेंट लाइट को प्रकाश संश्लेषण में यूज किया जाता है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं 0.5% to 0.5 to 3.5% light is used in photosynthesis। मतलब कि 100% लाइट में से केवल 0.5 से लेकर के 3.5% लाइट को ही पौधों की पत्तियों ने प्रकाश संश्लेषण में क्या किया है, प्रयोग में लाया है। इस प्रकार से शेष लगभग 98 या 97% लाइट जो है इधर उधर कामों में, जैसे कि 15% परावर्तित, 5% आर पार निकल गई और लगभग 80 में से ये 3 अगर निकाल देते हैं तो 76.5% लाइट जो होते हैं लगभग अपने भोजन के निर्माण में वह यूटिलाइज करती हैं। तो कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त प्रकाश की मात्रा होती है। पहला 50%, दूसरा 25%, तीसरा 1%, चौथा 10%। कितना आंसर होगा? 1% लाइट, क्योंकि 0.5 to 3.5 के रेंज में एक आता है, इसलिए आप 1% लाइट को आप कह सकते हैं कि ये पौधे अपने प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग में लाते हैं। शेष लगभग 99% लाइट इधर उधर के कार्यों में प्रयुक्त हो जाता है।